नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जी एस अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। लगातार इस बिहार सीरीज़ की श्रृंखला में हम लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग पूरी तरीके से बिहार भूगोल को समाप्त करके और बिहार स्टैटिक जीके पर आ गए। अब बिहार स्टैटिक जीके से सीधा धीरे-धीरे हम लोग अब बिहार इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार इतिहास को पढ़ाने में, ठीक है, अभी कुछ ऐसी कड़ियाँ और बाकी है जो आपको जान लेना चाहिए स्टैटिक जीके के तौर पर ही। जहाँ से आए दिनों लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी से हो या तो फिर मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय से हो भागलपुर का, इन जगहों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज उसी कड़ी में और जो भी पिछला मैंने वीडियोस पढ़ाया उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक। आप जा करके वहाँ पर बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं और आने वाले आगामी एग्जाम के लिए कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप दीपक जी एस अकेडमी परिवार के साथ बने रहें। आइए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं कि बिहार के प्रमुख एक तरह से पर्यटक स्थल या तो फिर इतिहास से जुड़े स्थल, है ना, जहाँ से आपके एकेडमिक ओरिएंटेड या तो फिर जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं वो ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यहीं पर गच्चा खा जाता है लड़का, है ना। कुछ दिया ब्रह्मयोनी पहाड़ी मार देता है कैमूर क्षेत्र, उसको लगता है कि गया में पहाड़ी ही नहीं है। और ब्रह्मयोनी पहाड़ी को अभी हाल ही में इतना ज्यादा नाम मिला है ना, जिसके कारण अभी ब्रह्मयोनी पहाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऊपर से लेकर के और नीचे तक चर्चा करेंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण में आपको रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज मिल रहा होगा, ये तीनों जगह। आप हेडिंग डालिए कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल और उसमें पहला नंबर पर हेडिंग डालिएगा रामपुरवा स्लैश लौरिया नंदनगढ़ स्लैश लौरिया अरेराज, ये जगह का नाम है, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। अब देखिए ये तीनों जो स्थान है दोस्तों, ये तीनों स्थान अशोक से संबंधित है। आप नोट डाउन करते चलिएगा कि ये तीनों स्थान मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुए, है ना। यहाँ पर बेसिकली अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, रामपुरवा में भी, लौरिया नंदनगढ़ में भी और लौरिया अरेराज में भी। बस यही एक बढ़िया प्रश्न बनता है लौरिया नंदनगढ़। हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, है ना, ये किस जिले में स्थित है बिहार का, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, है ना। कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण के जिले में स्थित है लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर आते हैं चंपारण में। देखिए ये चंपारण मैंने इसलिए लिखा, आपको अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पर आप मोतिहारी भी लिख सकते हैं, है ना, मोतिहारी। बेसिकली मोतिहारी के बारे में ही बताने जा रहा हूं मैं कि पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी, जिला है पूर्वी चंपारण और मुख्यालय है मोतिहारी। ठीक उसी प्रकार से जैसे भोजपुर है जिला और मुख्यालय है आरा, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों। ठीक है, तो मोतिहारी जो है यानी कि चंपारण, जो चंपारण सत्याग्रह के कारण आप जाने जाते हैं, तो मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह के कारण ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आप जानते हैं कि 1917 में तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए, तिनकटिया का अर्थ हुआ कि 3/20 यानी कि प्रत्येक एक बीघे पर, यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा पर, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। और जो अंग्रेजों ने अनिवार्य किया, अब इसी पद्धति को लेकर के, क्योंकि देखिए नील की खेती करने के बाद, है ना, बहुत ज्यादा भूमि जो हो जाती है वो अनउपजाऊ हो जाती है और भूमि के अनउपजाऊ होने के कारण दोस्तों आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा कर में डूबे जा रहे थे और राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति गए महात्मा गांधी को। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में यहाँ नहीं चर्चा करना है क्योंकि ये बिहार में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह का मैं चर्चा बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में भी करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो सिर्फ जानिए कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो राजकुमार शुक्ल के आवेदन पर, निवेदन पर बेसिकली महात्मा गांधी चंपारण गए और वहां पर पहला भारत का सत्याग्रह 1917 में उन्होंने किया और महात्मा गांधी के कारण ही जाना जाता है ये चंपारण सत्याग्रह। एक तरह से कहिए कि बिहार ने ही महात्मा गांधी को वो नाम दिया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दे दी थी, है ना। और महात्मा गांधी ने खुश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि दे दी थी, गुरुदेव की उपाधि। गुरु जी तो शिबू सोरेन हो गए, गुरुदेव की उपाधि दे दी थी। मतलब इन लोग अपने में, मान लीजिए कि अपने में उपाधि लेना देना करते रहते थे, लेकिन नहीं, दोनों में अपना अपना गुण था, है ना।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ गुरुदेव टाइटल सही बैठता है, और हमारे बापू के साथ महात्मा टाइटल सही बैठता है ना, जिसने बगैर किसी हथियार के भारत को आजाद करवा दिया दोस्तों। और जहां पहला सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया उन्होंने, वो चंपारण ही था, और इन्हीं के कारण ये जाना जाता है। ठीक है, फिर आते हैं जगदीशपुर। ये देखिए बेसिकली आपको भोजपुर जिले में मिलेगा जगदीशपुर, है ना। और ये जगदीशपुर 1857 के समय काफी ज्यादा पीक पर रहा, बहुत ज्यादा नाम हुआ जगदीशपुर का। जब मैं व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस समय अमर सिंह और बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बताऊंगा, है ना। तो जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 में क्या किया था, आंदोलन किया था, क्रांति की थी। और भारत माँ के एक ऐसे सपूत थे दोस्तों, है ना, जिनको एक हाथ में गोली लगा तो उन्होंने अपना हाथ अपने खुद से तलवार से काट के और गंगा को तर्पण कर दिया था। बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर उनके नाम से, आरा उनके नाम से, भोजपुर उनके नाम से जाना जाता है ना। और अभी मॉडर्न समय में कहिएगा तो पवन सिंह वहीं के हैं, हालांकि पवन सिंह एक बड़े हस्ती हैं, है ना। उन्होंने भी नाम बनाया बिहार का, एक अच्छे अच्छे गीतों को गा करके। भगवान सरस्वती की विशेष कृपा है पवन सिंह जी पर, है ना, बहुत अच्छा सिंगर है वो। चलिए, उसके बाद आप देखिएगा चिरांद के बारे में, जो सारण जिले में है, सारण जिसका मुख्यालय छपरा में है दोस्तों। तो चिरांद जो है वो सारण में है ना। चिरांद कहाँ है, सारण में है। और चिरांद किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न पूछेगा। चिरांद जो है हिरण के सींगों से बने औजार के लिए प्रसिद्ध है। नोट डाउन करते चलिए कि चिरांद किसके लिए प्रसिद्ध है, हिरण के सींगों से बने औजार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। कई बार इसको बिहार के क्वेश्चन में पूछा गया, बिहार के एग्जाम्स में पूछा गया, इवन भारत के स्तर पर जो एग्जाम होते हैं वहां से, क्योंकि हिरण के सींगों से बने जो औजार प्राप्त हुए वो सिर्फ और सिर्फ चिरांद से प्राप्त हुए, अन्यथा और कहीं से प्राप्त नहीं हुए, है ना। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए चौसा, ये बक्सर जिला में है चौसा। और चौसा के बारे में मैं बताते चलूं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आप जाने कि चौसा के बारे में मैं बताते चलूं दोस्तों कि चौसा जो है वो बक्सर जिला में है। और 1530 और 1539 ये दोनों का समय जुड़ा हुआ है यहाँ से। 1530 में शेर शाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया, है ना, शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह सूरी ने इसको अपने अधिकार में ले लिया। फिर 1539 में हुमायूं इस पर आक्रमण करेंगे और चौसा का युद्ध होगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। और कहा जाता है कि इसी चौसा के युद्ध में, बेसिकली चौसा कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित है ना। एक पापी नदी कहा जाता है कि अगर आप गंगा में नहाइएगा तो पाप धुलेगा, और कर्मनाशा में नहाइएगा तो आपके पुण्य कर्म धुल जाएंगे, इसलिए कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। ये किंवदंतियों में है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, है ना। तो हुमायूं पराजित होने के कगार पर थे, और वो अपने आप को बचाने के कारण डूब गए, कहाँ, कर्मनाशा नदी में। और जब डूबे तो इनको बुझाया क्या, रे हमको तो तैरने भी नहीं करता है ना, ये हमको तो बुझे भी नहीं करता है तैरने के लिए, तो हम तैरेंगे कैसे, ठीक है। तो ये डूब रहे थे, उसी समय एक नाविक ने, निजाम भिश्ती ने इनको बचाया। और निजाम भिश्ती ने बचा करके, मालूम नहीं था कि मुगल बादशाह है, बचा करके किनारे पर ला दिया, और फिर वहां से वो चले गए अपने सैनिक के साथ। लेकिन हुमायूं जब वापस लौटेंगे, है ना, हुमायूं का कहना है, कहते हैं कि जिसने मेरे जीवन को बचाया मैं उसका एक इच्छा तो जरूर पूरा करूंगा। और निजाम भिश्ती भी उसने पगला था, गया बोला कि हुजूर हमको एक दिन का बादशाह बनना है। हुमायूं बोले क्या बात कर रहा है, एक दिन का, एक ही दिन का, तो बोला हाँ एक दिन का बादशाह बना। एक दिन की बादशाहत हुमायूं ने निजाम भिश्ती को ही सौंपी, और एक दिन की बादशाहत के कारण ये इतिहास में चमकना चाहा, और इसने सीसा, तांबा, सोना, चांदी को छोड़ करके और चमड़े का सिक्का चला दिया, जिसके कारण ये इतिहास में प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। चौसा के बारे में आप जान गए। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आइए वैशाली, गंगा के उस पर हाजीपुर, इसका मुख्यालय वैशाली का, है ना। वैशाली देखिए जाना जाता है महावीर के नाम से, है ना। वैशाली किसके नाम से जाना जाता है, तो वैशाली जो जाना जाता है दोस्तों वो महावीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी का जन्म यहाँ हुआ, आपको ध्यान में रखना है ना। और एक बहुत ही विशेष यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा, महावीर स्वामी के कारण जाना तो जाता है, ठीक है, क्योंकि 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था कुंडलग्राम में, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक नर्तकी का बड़ा बढ़िया संबंध था, और उसका नाम था आम्रपाली। ये निरहुआ वाला आम्रपाली आप नहीं समझिएगा, नहीं तो निरहुआ वाला आम्रपाली समझ जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। आम्रपाली, और आम्रपाली जो थी एक नर्तकी थी, है ना। और नर्तकी थी, चूंकि नर्तकी थी तो उसके यहाँ कोई बड़े संत नहीं जाया करते थे, सनातन धर्मी संत नहीं जाया करते थे, कोई संत जाया नहीं करते थे उनके यहाँ,
तो कहा जाता है कि आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध से मिलने का विचार किया, और राजगीर में थे महात्मा बुद्ध, है ना, वहां मिलने का विचार किया। तो जब महात्मा बुद्ध से ये मिलने के लिए गई तो वहां पर इनके सेवकों ने रोक लिया महात्मा बुद्ध के, और बोलते हैं कि आप महात्मा बुद्ध से नहीं मिल सकते क्योंकि आप एक तरह से समाज से बहिष्कृत महिला है ना। तो आम्रपाली ने कहा कि आप एक बार जाके महात्मा बुद्ध से बोल दीजिए, वो करुणा निधि है, करुणा दयाल है, वो जरूर मिलेंगे हमसे, हमारा दुख जरूर दूर करेंगे। आम्रपाली के पास सारा धन दौलत सब कुछ था दोस्तों। बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो आपको विशेष तौर पर इसके बारे में, है ना, और जेतवन बिहार की जिसने स्थापना की थी उसके बारे में आपके पास हम चर्चा करेंगे, ध्यान में रखिएगा। अनाथ पिंडक, है ना, अनाथ पिंडक नाम था उसका, जिसने महात्मा बुद्ध के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया दोस्तों, सोच लीजिए। और आज जब संतों को कुछ कुछ दे देता है लोग खुशी से, तो बोलता है कि संत पाखंडी है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। संतों का प्रवृत्ति गिराती है लोग आज, बताइए, है ना। इसलिए ध्यान में रखिएगा। आम्रपाली गई और महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली से मिले, वो महात्मा बुद्ध, और उन्होंने कहा, आम्रपाली एक ही चीज बोली कि हे प्रभु, आप एक काम कीजिए कि हमारे यहाँ आइए, और अगर आप एक बार खाली भिक्षा ले लीजिएगा आप हमसे, ठीक है, फिर संसार के किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बुद्ध आ गए यानी संसार आ गया, आप एक बार आ जाइए प्रभु मेरे घर में। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जरूर आएंगे, और महात्मा बुद्ध यद्यपि गए ही नहीं, वहां पर भोजन भी किया, और जिसके बाद से अमरपाली का नाम एक अच्छी महिला के रूप में लिया जाने लगा, और अमरपाली ने महात्मा बुद्ध के नाम पर एक मीनार का निर्माण करवाया, जो आपको वैशाली में देखने के लिए मिलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप ध्यान में रखिएगा, ये वैशाली। उसके बाद पटना अभी छोड़ते हैं हम लोग, मनेर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि पटना के बारे में विशेष जानकारी आपको देना है ना। तो थोड़ा सा मनेर के बारे में आप देख लें कि मनेर से कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए, मनेर जो प्रसिद्ध है ना दोस्तों, वो पटना जिले में ही पड़ता है मनेर। मनेर प्रसिद्ध है वहां के लड्डू से, है ना, और इसके अलावा फिरदौसिया सिलसिला के एक संत थे, है ना, फिरदौसिया सिलसिला के एक संत थे याहिया मनेरी। उस मनेरी, याहिया मनेरी का जन्म यही मनेर में ही हुआ था, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। याहिया मनेरी का जो जन्म हुआ था मनेर में ही हुआ था। इसके अलावा आप जानते हैं कि व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता हैं पाणिनि, है ना, पाणिनि, जिनका बचपन का नाम वरदराज था, ठीक है, याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा, जिसका बचपन का नाम वरदराज था, उनका भी संबंध बिहार के इसी स्थान से जोड़ा जाता है ना। और सूफी सिलसिलों के लिए मनेरिया सिलसिला या फिरदौसिया सिलसिला उसी को बोला जाता है, इसके लिए मनेर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार शरीफ, बिहार शरीफ आपको नालंदा जिला का मुख्यालय है बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ किसके लिए जाना जाता है तो समझिएगा। पाल वंश के एक शासक थे धर्मपाल, और धर्मपाल ने क्या किया था कि बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी धर्मपाल ने। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय, है ना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने, कहा कि बिहार शरीफ में। इसके अलावा 1541 से पहले, याद रखिएगा आप इस बात को, 1541 से पहले, है ना, बिहार प्रांत की जो राजधानी थी वो बिहार शरीफ ही थी, आप ध्यान में रखिएगा, 1541 से पहले। लेकिन उसके बाद बिहार बोल रहे हैं, मगध क्षेत्र की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी 1541 से पहले। वही बिहार सूबा का बात कर लीजिए आप, ठीक है। 1541 के बाद शेरशाह सूरी ने इस राजधानी को बदल दिया, क्योंकि 1540 में वो गद्दी पर बैठ चुके थे दिल्ली के, ठीक है। इस राजधानी को बदल दिया और ला कर पटना कर दिया। पटना जो नाम दिया गया है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही नाम दिया गया है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि बड़ी ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा बिहार में आपको जिस याहिया मनेरी की चर्चा मैंने पहले की, उनका मकबरा भी आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी की भी मकबरा आपको वहीं पर मिल जाएगा बिहार शरीफ में, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आप नोट डाउन करते चलिए। फिर बात आता है पावापुरी का। पावापुरी, देखिए पावापुरी नामी है महावीर के, है ना, महावीर के महापरिनिर्वाण के कारण। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, आप जाइएगा तो वहां जल मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जल मंदिर यानी कि तालाब के बीच में संगमरमर से बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है ना। कभी मौका लगे तो आप जाएं, जरूर घूमने जाएं। तो महावीर के
महापरिनिर्वाण का वो स्थल है। कहा जाता है कि राजा सृष्टिपाल वहां पर शासन करते थे और दिवाली की रात में महावीर स्वामी ने अपने देह का त्याग कर दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, है ना, वैकुंठ निवास हुए महावीर स्वामी। यहीं पर इनका मोक्ष की प्राप्ति महावीर स्वामी की पावापुरी में ही हुई है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और इसीलिए पावापुरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है आपको। फिर बात करते हैं नालंदा का। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि नालंदा एक तो अपने पुरातात्विक म्यूजियम के लिए प्रसिद्ध है, आपको मैंने कल बताया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, संचालित करता है। और दूसरा जो नालंदा प्रसिद्ध है ना, नालंदा जो प्रसिद्ध है वो नालंदा प्रसिद्ध है दोस्तों अपने नालंदा यूनिवर्सिटी के कारण, जिसके अभी भग्नावशेष यानी कि जिसका अभी रियून्स है ना, जो आप फोटो में देखे होंगे, यहाँ पर देखिए आपको फोटो में दिख रहा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी का रियून्स, और इस नालंदा यूनिवर्सिटी के रियून्स के कारण ही, और जो बड़ा सा बिल्डिंग आपको दिख रहा है दोस्तों, वो बड़ा सा बिल्डिंग आपका सारिपुत्रा है ना, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे सारिपुत्रा। सारिपुत्रा का क्या है, वो एक तरह से स्तूप है, वहां पर सारिपुत्रा को दफनाया गया है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। सारिपुत्रा का स्तूप है, बेसिकली वही एक तरह से विश्वविद्यालय था ये। दुनिया का एक तरह से मान लीजिए कि सबसे ज्यादा टफ यहाँ का एग्जाम होता था। कहा जाता है कि दरबान को, जो दरबान खड़े होते थे, वो 3 प्रश्न पूछते थे, और अगर आप 3 प्रश्नों का जवाब दे दिए तभी आप समझिए कि अंदर एंट्री कर सकते थे। पढ़ना तो दूर की बात, 90-95% बच्चा इसी में छटा जाता था। वो इंसान जैसे छात्रों ने यहाँ पर अध्ययन किया चीन से आकर के, चीन से लोग हमारे यहाँ आते थे। आज दुर्भाग्य देखिए, भारत की संस्कृति बिगड़ते जा रही है, और भारत है ना, विश्व गुरु तो भारत पहले ही था मेरे दोस्त, है ना। अभी तो सिर्फ ढोंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आज हम लोग जाते हैं यूक्रेन पढ़ने, आज हम लोग जाते हैं चीन पढ़ने। अरे विश्व गुरु तो उस समय था जब चीन के लोग यहाँ आते थे पढ़ने, रूस के लोग यहाँ आते थे पढ़ने, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। वेनसांग, उन्हीं को युआंग च्वांग भी बोला जाता है ना, उन्हीं को 6ठी शताब्दी में वो आए, है ना, युआंग च्वांग भी बोला जाता है इन्हीं को, ठीक है। तो नालंदा भग्नावशेष के कारण अलेक्जेंडर कनिंघम ने, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय की खोज की थी, जो आज रियून्स है उसका, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और स्पूनर और शास्त्री के नेतृत्व में 1916 में, आप याद रखिएगा, स्पूनर और शास्त्री के नेतृत्व में 1916 में इसका खनन प्रारंभ हुआ, है ना, उत्खनन प्रारंभ हुआ, आपको ध्यान में रखना है। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, निर्माण किसने करवाया था, तो ये 4ठी शताब्दी में करवाया था दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त काल के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने करवाया था। पाल शासकों का बढ़िया संबंध रहा, यहाँ से महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। गौतम बुद्ध का जो महायान शाखा है ना, उसकी शिक्षा दी जाती थी। पूछेगा प्रश्न आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, तो गौतम बुद्ध के महायान शाखा की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यह शिक्षा दी जाती थी 1916 में स्पूनर और शास्त्री, है ना, इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन चालू हुआ। अब देखिएगा कि पाल शासक धर्मपाल का बड़ा अच्छा संबंध था, है ना। पाल शासक धर्मपाल ने, जब आपको मैं कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा तो धर्मपाल वगैरह के बारे में, और आपको शांत रक्षित, है ना, अतिश दीपंकर, ये सब जो हुए, बड़े बड़े बौद्ध हुए, भिक्षु हुए दोस्तों, बौद्ध प्रधानाध्यापक हुए, बौद्ध शिक्षक हुए, जिन्होंने चीन तक जाकर के और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, है ना, लोहा मनवाया बौद्ध धर्म का। सोचिए, है ना, धर्मपाल ने क्या किया था कि 200 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया था, कि 200 गांवों से जितना भी घी, मक्खन, चावल, आटा जो भी आएगा वो नालंदा विश्वविद्यालय को दे दीजिए। 2000 शिक्षक और 10,000 स्टूडेंट, आवासीय विद्यालय था, इतना बड़ा क्षेत्र था, समझिए, ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ भाग था जिसके बारे में मैंने बताया। बात करें राजगीर की, तो आप जानते हैं कि राजगीर में, है ना, आप जानते हैं इस बात को दोस्तों कि राजगीर का अगर हम बात करते हैं तो राजगीर प्रसिद्ध है अपने पर्यटनों के लिए, है ना। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर, और राजगीर में अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सफारी है, सब कुछ है राजगीर में। आप देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं राजगीर के बारे में, वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी सब सारा कुछ है, ठीक है। तो राजगीर में आपको सारा चीज मिलेगा। अभी तो जानवर वगैरह भी ला करके रखे गए हैं नेशनल पार्क वगैरह से, ठीक है। आपको ग्लास ब्रिज देखने के लिए मिलेगा, है ना, चीन के बाद बिहार ने ही बनाया ग्लास ब्रिज, आपका इसका भी अनुभव राजगीर में मिलेगा। और राजगीर जो प्रसिद्ध था दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि राजगीर जो इतिहास में प्रसिद्ध है, ये अपने विश्व शांति स्तूप के कारण प्रसिद्ध है। आप ट्रॉली पर चढ़ के जाइएगा ना, जैसे कि देख रहे हैं आप,
कि आप ट्रॉली पर चढ़ के जब जाइएगा ना दोस्तों, तो ट्रॉली से आपको विश्व शांति स्तूप, देखिए विश्व शांति स्तूप पूरा सफेद से बना हुआ बहुत बड़ा इमारत है, जापान ने इसको बनवाया विश्व शांति स्तूप को, है ना। और इसको याद रखिएगा। महावस्तु नाम के एक बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने इसे 36 शिल्पों का क्षेत्र कहा है। क्या कहा है? 36 शिल्पों का क्षेत्र। साइक्लोपियन वॉल आप देख सकते हैं, जो बिम्बिसार ने इसको करवाया था, है ना, कवर करवाया था ताकि राजगीर पर कोई आक्रमण ना करे। साइक्लोपियन वॉल, ये सब सारा चीज आपको राजगीर के क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा बराबर, है ना। ये बराबर जो है वो गया जिला में है और बराबर की गुफाएं प्रसिद्ध है। देखिए बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। कभी मौका लगे तो आप जाएं, बेला पार कीजिएगा ना, गया से चाकन बेला पार कीजिएगा तो फिर बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसकी गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने, और अशोक ने इन गुफाओं का जो निर्माण करवाया, ठीक है, तो अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण किसके लिए करवाया था? तो इन गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। आजीवकों के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। कई बार पूछा जाता है प्रश्न, मक्खली गोसाल थे आजीविकों के संस्थापक, ध्यान में रखना है आपको। आजीविकों के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, और जो मक्खली गोसाल थे उन्हीं के कहने पर एक तरह से अशोक ने आजीविकों के लिए ये गुफाओं का निर्माण करवाया और आजीविकों को ये दान में दे दिया था इन्होंने। बात करें बोध गया की दोस्तों, तो कौन नहीं जानता है बोध गया के बारे में, है ना। कि देखिए बोध गया को प्राचीन काल में उरुवेला के नाम से जाना जाता था। आप याद रखिएगा, किसके नाम से जाना जाता था? बोध गया को प्राचीन काल में उरुवेला के नाम से जाना जाता था। और ये भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्थली है। निरंजना नदी के तट पर है बोध गया, या तो फल्गु नदी भी कभी कभी देता है, फल्गु या निरंजना जो भी बोल रहे आप, उसके तट पर है बोध गया। और आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये महाबोधि मंदिर, भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य, है ना, शशांक नाम के एक शासक थे जो कुछ ज्यादा ही कट्टर शैव भक्त थे, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में जो अभी है ना, गौड़ वंश के शासक थे। उन्होंने महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया, और ये प्रश्न पूछा जाता है कि आज जो महाबोधि वृक्ष है उसकी उम्र कितनी है? तो 2500 साल है, और ये महाबोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। कैवी पीढ़ी है दोस्तों? ये महाबोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है ना, याद रखिएगा। अब देखिए महाबोधि वृक्ष का आप बौद्ध धर्म में इसी तरह से विशेषता जान लीजिए, है ना, कि अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। महाबोधि वृक्ष का एक प्रतीक श्रीलंका के राजा, क्योंकि महेंद्र और संघमित्रा अशोक की पुत्र और पुत्री थी, जिनको श्रीलंका भेजा था उन्होंने प्रचार करने के लिए, उनके द्वारा महाबोधि वृक्ष का एक मोन्यूमेंट बेसिकली भिजवाया था। महाबोधि वृक्ष का एगो स्वरूप भिजवाया था कि लीजिए उसको भी लगाइए आप, है ना, पौधा भिजवाया था। तिस्सा नाम था उस श्रीलंका के राजा का। और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि अशोक ने श्रीलंका के किस राजा को महाबोधि वृक्ष का एक छोटा सा पौधा भिजवाया था उपहार स्वरूप? तो वो तिस्सा को भिजवाया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गया की। तो गया के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं गया के बारे में, है ना। अभी वर्तमान में गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी से काफी ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में भी प्रश्न आते हैं ब्रह्मयोनी पहाड़ी से। इसके अलावा गया जो है वो फल्गु नदी के तट पर है, और विशेष तौर पर सनातनियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है ना, कि जब आसीन महीना में जो पितृपक्ष का मेला लगता है, 15 दिनों का पितृपक्ष का मेला दोस्तों, उस 15 दिनों के पितृपक्ष के मेले में, है ना, 15 दिनों के पितृपक्ष के मेले में देश विदेश से, है ना, लोग आते हैं अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का क्या करने? पिंडदान करने आते हैं, सोचिए। और ये बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। आप सोचिए 15 दिन तक पूरा प्रशासन एकदम व्यस्त रहता है, पूरा फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं लोग, तृप्ति पाते हैं, अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं दोस्तों। और विष्णुपद मंदिर के कारण नामी है ना। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का, है ना, गयासुर के नाम पर गया का नाम पड़ा है। कभी चर्चा करूंगा, मैं एक दूसरा भी चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसमें आध्यात्मिक चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो गया के नाम पर, है ना, गयासुर था, और था तो असुर लेकिन बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा था दोस्तों, है ना। और उसने वरदान मांगा था कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं प्रभु, वो सीधा वैकुंठ निवास हो जाए, स्वर्ग में चला जाए, नरक में जाए ही नहीं, कितना भी बड़ा पाप करे। और सभी इसका हिस्से अपना हाथ पर माता पर सर रखवाने के लिए आता था कि तुम रख देना भाई, रख दे हमरो, सभी कोई चल जाता था, और सारा स्वर्ग भर गया। तो उस परिस्थिति में फिर इनका दमन करना पड़ा। और वही कहा जाता है
कि 33 कोटि देवी देवता यज्ञ वेदी पर, जो इसके छाती पर बना था, विद्वान हो गए, लेकिन गयासुर की आत्मा तृप्त नहीं हुई। और कहा जाता है कि नारायण ने अपना एक पग रखा, है ना, और वो शांत हो गया, क्योंकि नारायण की ही आस थी, और जिसको नारायण का आस है उसको संसार में कोई भी पराजय नहीं कर सकता है ना। ये ध्यान में रखिएगा इस बात को, है ना। तो नारायण का पग यहाँ पड़ा और वही विष्णु से विष्णु पद पड़ा। और इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने, इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था दोस्तों। और यहाँ पर एक वृक्ष है, बहुत पुराना है, वहां भी पिंडदान होता है, जिसका नाम है अक्षय वट। क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अक्षय वट। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गया वाला सेक्टर तो पूरा हो गया हमारा, इधर का सेक्टर पूरा हो गया, पटना सिर्फ बचा हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं चंपा में। देखिए, चंपा अंग की राजधानी रही, है ना। अंग जो महाजनपद था, 16वां महाजनपद में पढ़ाऊंगा आपको, अंग की राजधानी रही चंपा। और कर्ण इसके राजा थे, महाभारत काल में कहा जाता है ना, कि अंगराज कर्ण, उससे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ दोस्तों, है ना। अंग के राजा थे। तो चंपा के बारे में देखिए चर्चा है कि देखिए, चंपा अंग की राजधानी रही और वर्तमान में भागलपुर में है। और इसके बारे में कहा जाता है ना, कि वेनसांग ने इसकी यात्रा की थी और चंपा को विनाशप्राय शहर क्षेत्र, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्षेत्र को वेनसांग ने विनाशप्राय शहर के नाम से संबोधित किया है, तो चंपा को संबोधित किया है। इसके अलावा जैनों के 12वें तीर्थंकर, जैनों के 12वें तीर्थंकर, जिनका नाम वासुपूज्य था, क्या था? जिनका नाम वासुपूज्य था, वासुपूज्य के जन्म स्थली के कारण ही इनको जाना जाता है। कहा जाता है कि चंपा का पहला विजय बिंबिसार ने किया था दोस्तों, है ना। चंपा का जो पहला विजय था वो बिंबिसार ने किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चंपा के बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया, आप नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है। चंपा कहाँ है? भागलपुर में। वासुपूज्य जो जैनियों के तीर्थंकर है 12वें, उनके कारण जाना जाता है। विनाशप्राय शहर युवांग चुआंग, या तो भेनसांग जिसको आप बोलते हैं, जो हर्ष के समय में आए थे, है ना, हर्षवर्धन के समय में, उन्होंने विनाशप्राय शहर चंपा को ही कहा है। आपको ध्यान में रखना है इस बात को। उसके बाद बात करें मंदारगिरी, तो मंदारगिरी भी आपका देखिए भागलपुर में है दोस्तों, है ना। और मंदारगिरी बेसिकली कहा जाता है ना, कि यही मंदराचल पर्वत था। और मंदराचल पर्वत का जो व्याख्या आपको मिलेगा वो वेदों पुराणों में भी मिलेगा, और सनातन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, जो भागलपुर में है मंदारगिरी। उसके बाद बात करें मुंगेर को लेकर के, तो देखिए मुंगेर से तो आप जानते होंगे, है ना, मुंगेर से तो आप जानते होंगे कि दो चीज यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है आपका, कि जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, है ना, बंगाल के नवाब मीर कासिम और पाल वंश के शासक देवपाल, इन दोनों की राजधानी मुंगेर में रही है। इसके अलावा बिहार का जो मुंगेर है वो प्रसिद्ध है बड़ी दुर्गा महारानी के मंदिर को लेकर के। बड़ी बड़ी आंख आप देखिएगा, यहाँ बड़ी बड़ी आंखें हैं माता की, बड़ी दुर्गा महारानी को लेकर के प्रसिद्ध है। और दूसरा चीज कि मुंगेर प्रसिद्ध है आज भी और उस समय भी, है ना, बंदूक फैक्ट्री के लिए। मीर कासिम ने बंदूक फैक्ट्री स्थापित की थी उस समय, और आज भी वहां पर बंदूकों बनाने के लिए, तोड़ीदार बंदूक बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो। इसके अलावा सिगरेट फैक्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है मुंगेर। इसके अलावा एक विद्रोह मुंगेर में हुआ, जहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि श्वेत सैनिक विद्रोह कहां पर हुआ था, तो आपको बताना है कि श्वेत सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो मुंगेर में हुआ था, ठीक है। आपको याद होते जा रहा होगा दोस्तों मेरे हिसाब से। और श्वेत सैनिक विद्रोह जो हुआ था यहीं पर हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग पटना की चर्चा करें तो थोड़ा सा पटना का देखिए, थोड़ा सा लंबा चर्चा होगा। तो पटना, है ना, पटना की अगर बात करें तो पटना जो है इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर रहा, अजीमाबाद रहा, पाटलिपुत्र हुआ, फिर शेषासुरी ने पटना किया। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पटना ने देखे। 1857 में पीर अली यहीं से संबंधित थे, है ना, पीर अली यहीं से संबंधित थे 1857 में। इसके अलावा मेगास्थनीज ने भी, है ना, पटना एक नदी के तट पर नहीं है, गंगा के तट पर, सोन के तट पर, इसके अलावा दक्षिण में इसके पुनपुन बहती है, गंगा, सोन, और इसके दक्षिण में क्या बहती है? पुनपुन नदी बहती है। यानी पटना पूरी तरह से नदियों से घिरा हुआ है और बहुत बड़ा शहर है और बहुत बेहतरीन बिहार की राजधानी भी है ना। मेगास्थनीज, आप जानते हैं कि मेगास्थनीज कौन थे? ठीक है, तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर के
राजदूत बन करके आए थे मेगास्थनीज, और इंडिका लिखी और उन्होंने पटना को संबोधित किया पालीब्रोथा कह के, है ना, क्या कह के संबोधित किया, पालीब्रोथा कह के संबोधित किया दोस्तों, है ना। याद रखिएगा कि पालीब्रोथा के नाम से किसको संबोधित किया गया था, तो पटना को संबोधित किया गया था। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसके अलावा पटना के बारे में आप जानते चलिए, है ना, कि वेनसांग ने भी पटना की यात्रा की, है ना, 7वीं शताब्दी में वेनसांग ने यात्रा की। पटना प्रसिद्ध है गोलघर के कारण। अब देखिए, गोलघर कहा जाता है कि 1785-86 में अकाल पड़ा और अनाज को रखने के लिए अंग्रेजी सरकार को एक ऐसे बिल्डिंग्स की जरूरत थी जिसमें अनाज रखा जा सके, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा डिजाइनर बनाते हैं। तो एक व्यक्ति थे कैप्टन जॉन गस्टिन। कौन सा? कैप्टन जॉन गस्टिन। जॉन गस्टिन। कैप्टन जॉन गस्टिन के नेतृत्व में 1786 में गोलघर की स्थापना हो गई। इसके अलावा पटना बिहार म्यूजियम के लिए जाना जाता है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए जाना जाता है, बिहार का सबसे बड़ा जैविक उद्यान। इसके बाद आप जानते हैं कि पटना के बारे में, पटना, है ना, उदयीन की राजधानी रही शुरुआत में, शेरशाह सूरी की राजधानी रही पटना। पटना 1857 की क्रांति का केंद्र रहा। इसके अलावा आप जानते हैं वहाबी आंदोलन का केंद्र रहा पटना। ये सब पटना के बारे में आपको विशेष तौर पर जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद आशा करते हैं दोस्तों कि मैंने सारा चीज को आपको समझाया और बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समाप्ति करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक जीएस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई के इस चैनल को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बिहार का एक और संबंधित वीडियो होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।